जय हिंद एवरीवन। वेलकम टू स्टडी विथ ए। मेरा नाम आदित्य है और आज की क्लास के अंदर मैं आप लोगों को जॉर्ज एरी का आइसोस्टेसी के बारे में क्या कहना था इसके बारे में पढ़ाने वाला हूँ। तो क्या हाल चाल, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग एकदम बढ़िया होंगे। आप लोगों की पढ़ाई लिखाई एकदम बढ़िया चल रही होगी। अगर आप इस लेक्चर को पहली बार देख रहे हैं तो मैं आप लोगों को बता दूं, हमारी एक सीरीज चल रही है जिसके अंदर मैं आप लोगों को फिजिकल ज्योग्राफी की बुक जो सविंद्र सिंह सर द्वारा लिखा गया है उसको चैप्टर बाय चैप्टर पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूं। अभी तक हम लोग वेदरिंग एंड मास मूवमेंट तक पढ़ चुके हैं और प्रेजेंट में हमारा थ्योरी ऑफ आइसोस्टेसी का चैप्टर चल रहा है जो हमने अपने प्रीवियस सीरीज में कह सकते हैं या पहले हमने कवर नहीं किया था। इसमें लास्ट क्लास में हम लोगों ने आइसोस्टेसी का इंट्रोडक्शन और डिस्कवरी ऑफ द कॉन्सेप्ट पढ़ चुके हैं और आज की क्लास के अंदर जैसा मैंने आप लोगों को बताया हम लोग कॉन्सेप्ट ऑफ जॉर्ज एरी के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो तैयार हो जाइए, अपने नोटबुक पेन वगैरह जो भी अपने साथ रखना है रख लीजिए। नहीं भी रखते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इस लेक्चर का जो PDF होगा वो मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगा और साथ ही में मैं आप लोगों को उस टेलीग्राम चैनल पे ही इस लेक्चर से जितने MCQ बनेंगे वो भी वहीं पे अपलोड कर दूंगा। ठीक है, तो इसी के साथ शुरू करते हैं अपने क्लास को हम लोग बिना किसी और देरी के। सबसे पहले आइए हम लोग अपने प्रीवियस क्लास का एक छोटा सा रिवीजन कर लेते हैं। इससे फायदा ये होगा कि जिन लोगों ने बेसिकली प्रीवियस क्लास देख रखी थी उनका एक छोटा सा रिवीजन हो जाएगा और जिन लोगों ने नहीं देख रखी है उनको यह समझ में आ जाएगा कि हमने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था, जिससे आपको ये लेक्चर समझने में आसानी होगी। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं हमारे अर्थ सरफेस पे डिफरेंट रिलीफ फीचर्स पाए जाते हैं। ठीक है, क्या आते हैं? डिफरेंट रिलीफ फीचर्स पाए जाते हैं, जैसे आपके माउंटेन हो गए, ठीक है, आपके प्लेन्स हो गए, आपके प्लेटियो हो गए। तो जितने भी हमारे रिलीफ फीचर्स पाए जाते हैं ये अपने आप को क्या करते हैं, एक बैलेंस बना के रखते हैं। क्या करते हैं? ये अपने आप को बैलेंस बना के रखते हैं और जब भी ये बैलेंस आपका क्या होता है, डिस्टर्ब होता है, तो उस बैलेंस से क्या होता है, डिफरेंट टेक्टोनिक इवेंट आती हैं, डिफरेंट अर्थ मूवमेंट आती हैं। और अगर ये बैलेंस बना के नहीं रखते तो उससे क्या होता कि जिस फॉर्म में आप देखते हैं आजकल बड़े बड़े पहाड़ हो गए, प्लेटियोज हो गए, वो उस फॉर्म में, उस प्रेजेंट शेप में नहीं रह पाते। ठीक है, तो ये जो बैलेंस बना के रखते हैं डिफरेंट रिलीफ फीचर्स, या कह लीजिए हमारी जो लिथोस्फीयर होती है या जो क्रस्ट होती है वो आपका क्या करती है, मेंटल के ऊपरी भाग या कह लीजिए मेंटल के साथ, मेंटल का ऊपरी भाग जिसे हम लोग क्या कहते हैं, एस्थेनोस्फीयर कहते हैं, ये आपकी क्या हो गई, क्रस्ट हो गई। ये एस्थेनोस्फीयर हो गई, ये मेंटल का पूरा, ये मेंटल आपका हो गया। ठीक है, तो मेंटल का ऊपरी भाग एस्थेनोस्फीयर होता है। एस्थेनोस्फीयर क्या होती है, जैसा कि आप सभी लोग प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं कि एस्थेनोस्फीयर जो होती है वो हमारी सेमी क्या होती है, सेमी लिक्विड फॉर्म में होती है। यानी कि ना ही ये पूरी तरह की क्या होती है, सॉलिड होती है, ना ही पूरी तरह से क्या होती है, आपकी एक लिक्विड होती है, उन दोनों के बीच में होता है। ठीक है, और क्रस्ट क्या, तो ये जो क्रस्ट होती है, एस्थेनोस्फीयर होती है, ये जो बीच में क्रस्ट क्या करती है, आइसोस्टेसी के अकॉर्डिंग क्रस्ट जो है ये इसके ऊपर फ्लोट करती है और क्या करती है, एक बैलेंस बना के रखती है। यही जो बैलेंस बना के रखती है ना, इसी बैलेंस, इसी मैकेनिकल स्टेबिलिटी को हम लोग क्या कहते हैं, आइसोस्टेसी कहते हैं। इसको आइए हम लोग एक एग्जांपल के जरिए समझने का प्रयास करते हैं। मान लीजिए हमने क्या किया, एक बोट लिया, इस बोट को हमने पानी के ऊपर रखा। तो जब हमने पानी के ऊपर इस बोट को रखा तो यहाँ पे आपकी दो तरह की फोर्स काम करेगी। पहला फोर्स आई थिंक आप सब लोग जानते हैं, क्या, ग्रेविटेशनल फोर्स, जो हर जगह लगती, चाहे पानी पे रखें चाहे ना रखें, तो ठीक। और दूसरी फोर्स क्या काम करी यहाँ पे, बायोंट फोर्स। बायोंट फोर्स क्या करती है, इसको बेसिकली किसी चीज को, ऑब्जेक्ट को जब लिक्विड में हम रखते हैं तो उसको ऊपर की तरफ धकेलने का क्या करती है, काम करती है। सिंपल मैं आपको बता रहा हूँ, ज्यादा साइंटिफिक टर्म में नहीं जा रहा हूँ। ठीक है, तो जब ये फोर्स, बायोंट फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स कह सकते हैं एक तरह से समान हो जाती है, एक तरह से इक्वल हो जाती है, तो क्या करती है, बोट हमारी तैरने लगती है, उस पर स्टेबल हो जाती है।
क्योंकि अगर ये एक समान नहीं होते, बायोंट फोर्स आपका बहुत कम होता है ग्रेविटेशनल फोर्स से, तो बोट क्या होती है आपकी डूब जाती। तो यही जो आपकी, जैसे आपकी बोट जो है पानी के साथ एक स्टेबिलिटी बना के रखती है, उसके ऊपर तैरती है, उसी तरीके से जब हमारी क्रस्ट होती है या लिथोस्फीयर होती है, वो आपकी मेंटल के ऊपरी भाग या कह सकते हैं एक एस्ट्रोनोस्फीयर से जिस तरह से तैरती है, उससे जो बैलेंस बना के रखती है, उसी बैलेंस को हम लोग आइसोस्टेसी कहते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने बेसिकली इस कॉन्सेप्ट जो आइसोस्टेसी, उसका डिस्कवरी कैसे हुआ, उसका डेवलपमेंट कैसे हुआ, ये देखा था। तो बेसिकली क्या थे, दो महाशय थे। ठीक है, एक महाशय क्या किए, इन्होंने सर्वे करने गए या एक्सपीडिशन करने गए। एक महाशय कहाँ गए, एंडीज पर्वत पे गए, और दूसरे कहाँ गए, आपका हिमालय पर्वत पे गए। ठीक है, तो जब ये सर्वे कर रहे थे, सर्वे जो आपका है ये बेसिकली अगर आप बीए से ज्योग्राफी कर रहे हैं तो हो सकता है सेकेंड ईयर या थर्ड ईयर में या हो सकता है फर्स्ट ईयर में आपका एक प्रैक्टिकल आएगा, जिसके अंदर आपको बेसिकली फील्ड का डिफरेंट मेथड के जरिए आपको सर्वे करने को दिया जाएगा, सर्वे करने को मिलेगा। तो उसी तरह का सर्वे कुछ ये उस समय एक एंडीज पर्वत के पास कर रहे थे, एक हिमालय पर्वत के पास कर रहे थे। तो जब सर्वे होता है उसके दौरान आपका एक इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है जिसे हम प्लम्बिंग बॉब कहते हैं। ठीक है, प्लम्बिंग बॉब बेसिकली इसका इमेज आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो ये प्लम्बिंग बॉब जो है, इसे आप लोगों ने कहीं घर बन रहा हो तो आपने वहां पे मिस्त्री भी इसका प्रयोग करते हैं। जब दीवार वो खड़ा करते हैं तो दीवार सीधी खड़ा हो, उसके लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो प्लम्बिंग बॉब आखिर करती क्या है, तो इसको जब धागा से बेसिकली नीचे की तरफ लटकाया जाता है तो ये बॉब, ये जो वेट होता है, ये अपने आप को ग्रेविटी के अलोंग क्या करती, नेचुरली अपने आप को अलाइन कर लेती है। ठीक है, तो जब ये सर्वे कर रहे थे तो इन्होंने पर्वत के पास, मान लीजिए ये हिमालय एंडीज कोई पर्वत हो गया, जब सर्वे कर रहे थे, जब इन्होंने यहाँ से इसको फ्रीली छोड़ा, तो ऐसा इससे पहले माना जाता है, न्यूटन का आपने ग्रेविटेशनल लॉ पढ़ रखा होगा, जो ये कहती है, मैं आपको साइंटिफिक टर्म फिर नहीं जा रहा हूँ, मैं आपको सिंपल बता देता हूँ। जो ये कहती है सिंपल क्या, कि किसी भी ऑब्जेक्ट का जितना बड़ा मास होगा उसकी जो ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन होगी क्या होगी, वो उतनी ही ज्यादा होगी। तो ऐसा इन लोग पहले से मान के चल रहे थे कि जो बॉब होगा, जब उन्होंने लटकाया तो माउंटेन तो भाई बहुत बड़ा है, उसकी मास बहुत ज्यादा होगी तो उसकी अट्रैक्शन भी बहुत ज्यादा होगी। तो ये लोग पहले से एक्सपेक्ट करके चल रहे थे कि इसका जो अट्रैक्शन होगा, पुल होगा, तो डिफ्लेक्शन जो होगा वो इतना होगा। पर जब लटकाए उन्होंने, डिफ्लेक्शन देखा, थोड़ा सा डिफ्लेक्शन हुआ जरूर, लेकिन बहुत थोड़ा सा हुआ। तो यहाँ पे सवाल आया भैया कि इसके मास के अकॉर्डिंग इसका अट्रैक्शन उतना क्यों नहीं हुआ। तो इसी सवाल से, इसी आइडिया से क्या हुआ, आपका आइसोस्टेसी का थ्योरी जो है उत्पन्न हुआ है, इसी आइडिया से निकला हुआ है। इस पे अलग अलग लोगों ने अलग अलग अपनी थ्योरी दे रखी, जिसके बारे में आज हम एक थ्योरी पढ़ेंगे, जो है आपका बेसिकली क्या है, कॉन्सेप्ट ऑफ सर जॉर्ज एरी। ठीक है, तो जॉर्ज एरी के अकॉर्डिंग हमारी जो अर्थ क्रस्ट है वो क्या है, इट इज कंपोज्ड ऑफ लाइटर मटेरियल सियाल व्हिच इज फ्लोटिंग इन अ डेंसर सबस्ट्रेटम सीमा। जैसे मैंने आपको बताया था क्या, या सियाल कह लीजिए, सीमा कह लीजिए, क्रस्ट कह लीजिए, मेंटल कह लीजिए। ठीक है, तो इन लोगों को क्या कहना था कि जो आपकी लाइटर मटेरियल जो क्रस्ट है वो हल्की डेंसिटी में कम है, जो कि आपकी सीमा सबस्ट्रेटम के ऊपर क्या है, बेसिकली क्या हो रही है, फ्लोट कर रही है, तैर हो रही है। ये था सर जॉर्ज एरी का कहना। ठीक है, इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो आपके लैंड मास जैसे हिमालयज हैं आर फ्लोटिंग इन अ डेंसर मैग्मा विद देयर मैक्सिमम पोर्शन व्हाट सबमर्ज्ड इन अ मैग्मा, जस्ट लाइक अ बोट फ्लोट्स इन द वाटर विथ इट्स मैक्सिमम पोर्शन संक इन द वाटर, जो मैंने आपको अभी बताया था। ठीक है, एरी कॉन्सेप्ट इनफैक्ट इन्वॉल्व द प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन, या कह सकते हैं क्या, लॉ ऑफ फ्लोटेशन, विच डिमांड्स दैट द रेशियो ऑफ फ्री बोट टू ड्रॉप्ड इज 1:9। अब फ्री बोट और ड्रॉप क्या होता है, तो ये बेसिकली बोट के मेरे टाइम में यूज किया जाता है टर्म ये परस्पेक्टिव से। तो ड्रॉप जो होता है बेसिकली बोट का जितना आपका सब पानी के अंदर डूबा हुआ हिस्सा होता है वो आपका ड्रॉप कहलाता है, और उसके ऊपर का हिस्सा आपका फ्री बोट कहलाता है। तो यही आपका समझ लीजिए आप किसके केस में, आप एस्टेनोस्फीयर और क्रस्ट के केस में। तो एस्टेनोस क्रस्ट का जितना पार्ट आपका एस्टेनोस्फीयर में डूबा वो ड्रॉप कहलाया, और उसका फ्री बोट। तो उनका ये कहना था कि इसके अकॉर्डिंग, प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग क्या होता है, जो रेशियो होता है 1:9 होता है। यानी अगर क्रस्ट का एक हिस्सा आपका
उस सब स्ट्रेटम से ऊपर की तरफ, एस्टोस्फेयर से ऊपर की तरफ होगा, तो उसका 9 गुना हिस्सा क्या होगा, सब स्ट्रेटम के नीचे होगा। ठीक है, क्या होगा, ठीक है। तो अगर हम ये लॉ ऑफ रोटेशन एरी के कॉन्सेप्ट में अप्लाई करें, देन फॉर दी 8,848 मीटर हाइट ऑफ द हिमालय, देयर वुड बी अ डाउनवर्ड प्रोजेक्शन ऑफ हिमालय रीचिंग अ डेप्थ ऑफ रफली कितना मीटर, 80,000 मीटर। यानी अगर हिमालय की हाइट इतनी है तो क्या होगा, लॉ ऑफ रोटेशन के अकॉर्डिंग उसका 9 गुना हिस्सा क्या होगा आपका, उस सबस्ट्रेटम से नीचे पाया जाएगा। ठीक है, इसके बाद जॉली ने यही प्रिंसिपल, अभी जिसके बारे में हम लोग आगे आने वाले लेक्चर्स में पढ़ेंगे, आइसोस्टेसी के अंदर ही पढ़ेंगे। जॉली ने ये प्रिंसिपल ऑफ रोटेशन में 1:8 मांगा, पर माना दोनों ने सेम। ठीक है, यानी कि thus according to Aries, the Himalayas were what exerting their real attractional force because there existed a long route of lighter material in the substratum which compensated the material above. ठीक, बेस्ड ऑन दिस ऑब्जर्वेशन एरी पोस्टुलेटेड, एरी का ये कहना था कि इफ द लैंड कॉलम अबव द सबस्ट्रेटम इज लार्जर, इट्स ग्रेटर पार्ट वुड बी सबमर्ज्ड इन द सबस्ट्रेटम। यानी अगर कोई लैंड का कॉलम, यहाँ मान लीजिए लैंड का अगर कोई कॉलम जो होगा वो अगर लंबा होगा तो उसका जो ज्यादातर पार्ट होगा वो आपका सबस्ट्रेटम में सबमर्ज्ड होगा, और वहीं द लैंड कॉलम जो होगा वो हाइट में कम होगा तो उसका थोड़ा सा ही पार्ट क्या होगा आपका सबस्ट्रेटम में सबमर्ज्ड होगा। सो अकॉर्डिंग टू एरी द डेंसिटी ऑफ डिफरेंट कॉलम ऑफ लैंड, चाहे आपका, इस आधार पर उन्होंने बेसिकली कहा कि चाहे आपका माउंटेन हो गया, चाहे आपकी प्लेट ये हो गया, चाहे आप प्लेन्स हो गए, ठीक है, जितनी आप क्रस्ट के ऊपर सरफेस पाए जाते हैं, रियल फीचर्स पाए जाते हैं, सबकी जो डेंसिटी होगी क्या होगी, वो सेम होगी। इन अदर वर्ड, ये बहुत ही फेमस कोटेशन है, इनका ये कहना था क्या कि डेंसिटी जो होगी वो डज नॉट चेंज विथ डेप्थ। इनका ये कहना था कि डेंसिटी जो होगी वो डेप्थ के साथ चेंज नहीं होगी, यानी कि दैट इज यूनिफॉर्म डेंसिटी विथ वेरिंग थिकनेस। This means that continents are what made of rocks having uniform density, but their thickness or length varies from place to place. इसको उन्होंने बेसिकली एक एक्सपेरिमेंट के जरिए समझाया। In order to prove this concept, Airy got several pieces. उन्होंने क्या किया, कई सेवरल पीसेज ऑफ आयरन को लिया ऑफ डिफरेंट लेंथ, कुछ छोटा लिया कुछ बड़ा लिया, और उसको एंड पुट देम इन अ बेसिन फुल ऑफ मरकरी, मरकरी के पूरे बेसिकली बेसिन में उसको क्या किया, रख दिया, उसके ऊपर रख दिया। तो वो देखा क्या गया कि दीज पीसेस ऑफ आयरन संक अप टू वेरिंग डेप्थ डिपेंडिंग ऑन देयर लेंथ। ये कुछ ही डिफरेंट डेप्थ पे क्या हुए, ये डूबे उसमें उनके लेंथ के अकॉर्डिंग, यानी जो छोटे थे वो कुछ ही हद तक डूबे और जो बड़े थे वो ज्यादा हद तक डूबे। ठीक है, ठीक है, तो ये था बेसिकली कि आपका कॉन्सेप्ट ऑफ Sir George Airy. Though the concept of Sir George Airy command great respect among the scientific community, but it also suffers from certain defects and error. जैसे कि अगर हम if we accept the Airy views of isostasy, then every upstanding part must have a root below in according with its height. यानी कि जितना भी आपका अपस्टैंडिंग पार्ट होगा उसका कोई ना कोई रूट जो होगा उसके हाइट के अकॉर्डिंग नीचे पाया जाएगा। ठीक है, 10 हिमालय का मान ले हम, जैसे हमने देखा था, तो उसका जो रूट नीचे का हिस्सा लगभग सबस्ट्रेटम से 80,000 के आसपास मीटर के पास पाया जाएगा। अगर हम ये अज्यूम कर लें तो इट विल बी रॉन्ग टू अज्यूम दैट हिमालय वुड हैव अ डाउनवर्ड प्रोजेक्शन ऑफ इतना डाउनवर्ड प्रोजेक्शन उसका होगा, क्योंकि अगर इतना नीचे हिमालय का पाया जाता है हिस्सा तो क्या होता, इट इवन इफ यू एक्सेप्ट इट वुड मेल्ट due to very high temperature prevailing there, as temperature increases with increasing depth at the rate of 1 degree centigrade per 32 मीटर। यानी कि टेम्परेचर, जैसा कि आप जानते हैं, जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं टेम्परेचर क्या होता है आपका बढ़ता है, और अगर हम एरी के कॉन्सेप्ट मान लें तो उनके अकॉर्डिंग 80, यानी कि अगर आपका हिमालय का हाइट जानते हैं लगभग 8,800 के आसपास है, तो अगर ये मान लें तो लगभग 80,000 मीटर उसका क्या होगा, नीचे पाया जाएगा उतना। तो उतना नीचे तो ये क्या होगा, उतना हो ही नहीं सकता, क्योंकि उतना नीचे जाने पे क्या होगा, वो मेल्ट कर जाएगी रॉक। ठीक है, ठीक है। हाउएवर इन रिसेंट टाइम देयर हैज बीन रिन्यूड इंटरेस्ट,
जब इन्होंने ये बात बताया तो प्रिंसिपल ऑफ रोटेशन लगाया गया इसके ऊपर, तब तो भैया इसको रिजेक्ट कर दिया गया, कहा नहीं फालतू है, क्या बोल रहा है ये, क्या बोल रहे हैं। उसके बाद रिसेंट टाइम कुछ फिर जब समय बीता तो इसको फिर से क्या किया, इसमें इंटरेस्ट दिखाने लग गए लोग, दे रिन्यूड इंटरेस्ट इन द acceptance of Sir George Airy fundamental concept, which proposes that continental masses float as lighter blocks in a heavier substratum, जिसे आज हम पहले से जानते हैं, हम पढ़ रखा है। दिस रिवाइवर जो है इज लार्जली, ये रिवाइवल क्यों हुआ, इट इज लार्जली एट्रीब्यूटेड टू द इन्फ्लुएंस ऑफ हाइंस केनेन रिसर्च। हाइंस केनेन के कॉन्सेप्ट को भी अभी हम आने वाले लेक्चर्स के अंदर पढ़ेंगे, ठीक है। इसका रिजल्ट क्या हुआ, एज अ रिजल्ट इट इज नाउ लाइकली एक्यूरेट टू असर्ट दैट मेजॉरिटी ऑफ जूलॉजिस्ट फेवर एरी एक्सप्लेनेशन ओवर अल्टरनेटिव थ्योरी, ठीक है। दिस शिफ्ट इन पर्सपेक्टिव अंडरस्कोर्स द एंड्यूरिंग रिलेवेंस एंड सिग्निफिकेंस ऑफ एरी कंट्रीब्यूशन टू आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ जियोलॉजिकल प्रोसेस, ठीक है। तो आई थिंक आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आपको अगले क्लास में। आज के क्लास में जितना मैंने आई होप आपको समझाया, आपको समझ में आया होगा, ठीक है। एक बार आप बुक से भी पढ़ लीजिएगा तो आपको और बढ़िया से समझ में आएगा, ठीक है। और अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, और कोई भी आपको डाउट हो तो आप प्लीज़ कमेंट करके पूछ लीजिएगा। और ये रहा हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक, इस पे जाके आप इसका लेक्चर का पीडीएफ मिल जाएगा, और पीडीएफ के साथ ही में उसके नीचे ही आपको इस लेक्चर से जितने भी एमसीक्यू बनेंगे वो मैं आपको वहाँ पे अपलोड कर दूंगा, ठीक है। तो मिलते हैं आपको अगले क्लास में, तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिए, ऐसे ही आप पढ़ाई करते रहिए, अपने स्वास्थ्य पे ध्यान दीजिए। जय हिंद।